राजनीति और जंग में सब कुछ जायज़ है। राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो रिजल्ट वाले दिन ही पता लगता है। इस समय हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी रणविजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार उनकी विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके की तैयारी है। रणविजय जी, IB9.live में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप कुछ दिन पहले ही राजद छोड़ के जेडीयू में आपने ज्वाइन किया और जैसे ही आपने ज्वाइन किया चुनावी रणनीति में आप पूरी तरीके से कूद पड़े हुए हैं। तो आप ऑलरेडी एमएलसी हैं, विधानसभा क्षेत्र में लिहाजा आप काम तो कर ही रहे हैं, फिर ये विधायक के चुनाव के लिए आपने कब और कैसे सोचा? देखिए, बतौर एमएलसी जेडीयू जब अपने मुखिया विकास पुरुष माननीय नीतीश जी के पास गए और मैंने उनको बोला कि सर हमको बड़हारा से आप जो है वो आशीर्वाद दीजिए, वहाँ जाने का, लोगों के बीच में जाने के लिए हमको आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद लगभग आज 2 महीना हो गया और उसके पहले भी जब एमएलसी हम पहले से थे तो जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसमें लगातार हम मास्क, सैनिटाइज़र, डेली के जो यूजेज जो सामान थे, है ना, दाल हो गया, राशन का सामान हो गया, चावल हो गया, साबुन हो गया, जो डेली यूजेज जो सामान थे उसको हमने घर घर बंटवाने का काम करवाया। और इसी बीच लोगों के बीच में गए, लोगों की समस्याओं को जाने और समय रहते हुए उनकी समस्याओं को हमने दूर करने का काम किया। अलग अलग तरीके की समस्याएं थी, सारी समस्याओं को लगभग हमने दूर करने का काम किया। इसी बीच अब चुनाव का माहौल आ गया। तब चुनाव का माहौल आ गया तो लोगों का इतना बड़ा जो लोगों में खुशी की जो लहर है और जो हमारे युवा भाई बढ़ चढ़ के हमारे इस कार्य में जो उनके तरफ से हमको योगदान मिल रहा है, उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि मैंने चुनाव के लिए लोगों की समस्याओं को दूर करना है, लोगों के पास जाना है, उनके सुख में दुख में शामिल होना है। तो चुनाव में अलग से क्या तैयारी करेंगे आप? लोगों का समर्थन जब मिल ही रहा है तो अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है। पूरे लोगों में एकदम जो है जन सैलाब जो है, चारों तरफ आप घूमिए और घूम के आपको पता चलेगा कि बड़हारा के जो हमारे जो युवा भाई हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, बड़े भाई लोग हैं, किस तरीके से बढ़ चढ़ के अपना आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, ये आपको घूमने से पता चलेगा। जी, इसके पीछे की मंशा ये है कि एमएलसी के नाते आपको बहुत प्यार सम्मान तो मिल ही रहा है, विधायक होने के नाते शायद यहाँ के लोगों का आपसे जुड़ाव कुछ ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, एमएलसी जब हम थे तो कोई भी लोग हमारे पास आता था, चाहे वो किसी भी विधानसभा से हो, सिर्फ ये पता हम पूछते थे कि आप भोजपुर जिला से हैं, क्योंकि हम इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, है ना, यहीं का बेटा है, यहीं के भाई हैं। तो बिना पूछे हुए हम उनका जो भी काम होता था उस कार्य को संपन्न करने की कोशिश करते थे। जो भी पैरवी वगैरह होता था तो हम ये कभी नहीं पूछते थे कि आप किस विधानसभा से हैं, ये पूरा जिला हमारा अपना न है, इसी मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं। और बड़हारा राजापुर हमारा घर हुआ तो बड़हारा के लोगों से तो थोड़ा सा एक अलग से जुड़ाव तो है ही, हर एक लोगों को थोड़ा अपने घर से थोड़ा सा लगाव ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा विधानसभा हमारा घर है। तो जब एमएलसी थे तो कार्य किए, कई सड़क को बनवाए, छठ के घाट को बनवाने का काम हमने किया। अब जब लोग कार्य करते हुए हमको 4 साल से देख रहे थे और उनको ये पता चला कि हमारा यही भाई, हमारा बेटा अब विधानसभा में आ रहा है, तो उनकी खुशी दुगनी हो गई कि अब तो ये हमसे डायरेक्टली अटैच रहेंगे। कहीं ना कहीं एमएलसी में क्योंकि विधायक रहता है तो आदमी पूर्ण रूप से जनता से नहीं जुड़ पाता है। तो अब उनको ये जो खुशी, जब उनको पता चला कि हमारे बीच का हमारा ही लड़का और हमारे कार्य को उन्होंने देखा है, तो उनमें एक मजबूती आई है, उनमें एक खुशी की लहर आई है कि नहीं अब तो ये विधायक हो जाएंगे, तब तो हम लोगों को कहीं कुछ सोचना ही नहीं है। हमारी सारी समस्याएं, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो काफ़ी दिन से छोटी छोटी समस्याएं जमा होती, सारा समस्या जमा होता रहा, बड़ा रूप ले लिया, तो कोई बहुत बड़ा यहाँ कोई समस्या नहीं रहा है।
छोटी छोटी समस्याएं हों, उन समस्याओं को हमने बताया भी है, हमारी बात हुई है, विचार विमर्श हुआ है। तो आने वाले चुनाव के बाद 4-5 सालों में उन सारी समस्याओं को हम दूर करने का काम करेंगे। सर, कल तक जब आप अपने क्षेत्र में जाते थे तो आप राजद के एमएलसी हुआ करते थे, आज आप जेडीयू के हैं, तो इसको लेकर के आप जनता को कैसे कन्विंस करते हैं, जनता को साथ साथ अपने आप को, कि जनता को आप कैसे बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो फैसला है आपके भलाई के लिए है, इसलिए हम इस पार्टी में आए और काम कर रहे हैं, कैसे आप कन्विंस करते हैं? सबसे पहली बात कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को, उनके कार्य करने के तरीकों को और उन्होंने जो कार्य किए हैं उनसे प्रभावित होकर ही हम जेडीयू में हम आए। और जो हमारे विकास पुरुष जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनके जो कार्य करने के जो तरीके हैं और जो उन्होंने किया है वो किसी छुपा है। 15 साल पहले का बिहार क्या था, आज का बिहार क्या है, किसी छुपा तो नहीं है। तो लोगों में और ज़्यादा उत्साह है कि हमारा काम करने वाला भाई जो है, हमारा बेटा, अब तो जो है वो उनका काम करने का तो और स्पीड बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारे जो मुखिया जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है विकास पुरुष, वो खुद कार्य करने में ही विश्वास रखते हैं। तो लोगों ने इसका बढ़ चढ़ के स्वागत किया और पूरे जगह जो है लोगों ने स्वागत करने का काम किया कि जो है अब तो हमारा कार्य जो है विकास और तेजी से होगा। तो इसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है। सर, बराड़ा क्षेत्र से आपका काफ़ी लगाव रहा है, यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है और जैसे ही आप चुनाव जीतेंगे तो आपका विकास मॉडल किस तरीके का होगा? देखिए, यहाँ का जो मुख्य जो समस्याएं हैं, जो अब तक हमने जो महसूस किया है, वो एक है कि यहाँ पर हमारे जो किसान भाई हैं उनको बारिश टाइम पे नहीं होने के कारण, समय पर नहीं होने के कारण उनको सिंचाई में कठिनाई होती है। इसके लिए सरकार का अलग अलग प्रावधान है कि जो मोटर से जो सिंचाई हो रही है उसके लिए जो बिजली जो है उसके लिए अलग ट्रांसफार्मर दिया जाता है, कंज्यूमर के लिए अलग से ट्रांसफार्मर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ जगह ट्रांसफार्मर कम केवीए का है, जहाँ ज़रूरत है 100 केवीए का, वहाँ पर ट्रांसफार्मर 63 केवीए का है, और उसी में कंज्यूमर भी जुड़े हुए हैं और उसी में हमारे जो सिंचाई का जो जिससे सिंचाई करने के लिए मोटर जो जुड़ा हुआ है वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तो ये समस्या मूलभूत समस्या है। दूसरी समस्या जो है वो हमारे यहाँ बरहारा विधानसभा में कोई भी अभी प्रोफेशनल कॉलेजेस नहीं है। प्रोफेशनल कॉलेज बोले तो इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, बीएड कॉलेज। तो चूँकि आपको भी पता होगा कि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं और अभी हमारा इसी ज़िले में बिहिया में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। आने वाले समय में हम यहाँ पे ज़मीन जितनी जल्दी मिल जाए यहाँ प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने का काम करेंगे, ताकि हमारे बरहारा के लोगों को रोजगार और शिक्षा दोनों मिल सके। एक विश्वविद्यालय जब खुलता है तो उस आसपास के सारे जो जगह है वहाँ पर व्यवसाय शुरू हो जाता है, अलग अलग लोगों को कार्य मिलता है और शिक्षा के लिए हमारे बरहारा विधानसभा के जो लोग हैं उनको उसमें विशेष छूट दी जाएगी। सर, पुरानी सरकारों ने भी उसके बाद में तीसरा हमारा और जो है, जो हमारे जो युवा भाई हैं, ये तो 2 कार्य हुआ। जो हमारे युवा भाई हैं, आज हमारे भोजपुर जिले से जो हमारे युवा भाई अलग अलग सैनिक बल में जाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ हमारा जो जिला है बहुत संपन्न जिला है, लोग आज स्वयं निर्भर है। हर एक घर का 2 युवा भाई हमारा, 1 युवा भाई हमारा देश के अलग अलग जगह में जो सैनिक बल है, मिलिट्री हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बिहार पुलिस हो गया, हर एक जगह में जाने का कार्य करते हैं वो लोग। ये आज़ादी के समय से चलता आ रहा है। तो उन युवा भाई को जब वो लोग दौड़, चुकी दौड़ पहली प्राथमिकता होती है, प्रक्रिया होती है चुनने की, तो जब वो लोग दौड़ते हैं तो उनको रोड पे दौड़ना होता है, ट्रैफिक यातायात में होता है, बस आता है, गाड़ी आती है, फिर भी हमारे युवा भाई अपने मेहनत से, है ना। लेकिन आने वाले समय में हम अपने युवा भाई के लिए जहाँ भी खाली जगह मिलेगा
सरकार की तरफ से फील्ड जो हमको मिलेगा, जो मैदान मिलेगा, वहाँ पर हम पाथ बनवा के युवा भाई को वहीं दौड़ने के लिए सारी चीज़ों का हम वहाँ पर व्यवस्था करवाएंगे, ताकि हमारे युवा भाई पॉल्यूशन से, ये भीड़ भाड़ से अलग होकर दौड़ सके और देश के अन्य सैनिक बलों में और जहाँ भी है बढ़ चढ़ के वहाँ पर हिस्सा ले और अधिक से अधिक संख्या में उनकी भर्ती हो। ये तो सर आपने युवाओं के लिए प्लानिंग किया है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी और प्राथमिकता क्या होगी? क्योंकि पुरानी सरकार ने भी कुछ काम किया होगा, आपको ऐसा लगता है कि कुछ अधूरे रह गए और आपको आने के बाद पहले आपको इस प्राथमिकता पे काम करना है, वो प्राथमिकता की लिस्ट मुझे बताइए। देखिए, आपके माध्यम से हमने लोगों को भी बोला है, सरकार हमेशा विकास के कार्यों पर ध्यान रखती है और हर एक जगह सरकार विकास का कार्य चल रहा है। आपके प्रतिनिधि चाहेंगे तब ना विकास होगा। आपके प्रतिनिधि कहीं जाएंगे ही नहीं, समस्याओं को सुनेंगे ही नहीं, तो विकास क्या कैसे होगा? आज सरकार इसलिए नहीं प्रावधान बनाई हुई है कि आपका प्रतिनिधि होंगे, आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को हमारे तक लाएंगे। उसके बाद उन समस्याओं पर चर्चा होगी, कैबिनेट बैठता है, ठीक है, पहले हाउस में आता है, हाउस के बाद कैबिनेट में जाता है और तब उस समस्याओं का, जो बड़ी समस्या उनका निवारण होता है। तो जब यहाँ से 10-15 साल से प्रतिनिधि हमारे समस्याओं को उठा ही नहीं रहे हैं, तो समस्या दूर कैसे होगी? तो अब उनको लग रहा है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमारी समस्याओं को दमखम से उठाने का कार्य करेंगे और माननीय जो हमारे जो विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी जो हैं उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसको लेके लोगों में बहुत ही समर्थन है कि रउआ आयल बानी। अब हमरा के पूरा विश्वास बा कि हमने के लगभग सब कार्य जो 15 साल से 20 साल से रुकल बा तो सब कार्य हो जाएगी। लोग बोल रहे हैं, यानी जब भी आप क्षेत्र में जाते हैं लोगों का काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है आपको। अब तो देखिए, फाइनल तो रिजल्ट जनता को बनाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सादा पास। तो आने वाले समय में जनता रिजल्ट दे देगी, तब आप लोग भी, और आप लोग भी अभी आए हैं तो हमारे से मिल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। सब जगह आप लोग थोड़ा जाइए और माइक लेके पूछिए, तब आपको अपने आप लगेगा कि नहीं जो बातें हम लोग सर क्षेत्र में भी गए हैं। और इसी बीच आपको ये भी बता दें, हमने 2 एम्बुलेंस अभी चुनाव से पहले, यहाँ चूंकि एम्बुलेंस की कमी थी हमारे जिला में और जो नई तकनीकी आ गई है वो एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं थे, तो 2 एम्बुलेंस हमने बढ़ारा, कोइलवर, है ना, 2 जगह उनका स्टेशन बनाया है, वहाँ पर 2 एम्बुलेंस देने का काम किया है और ताकि हमारे जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल पहुँचने में थोड़ा भी कठिनाई नहीं हो और समय पर पहुँचे और वो सारा एम्बुलेंस नई टेक्नोलॉजी से पूरा लैस होकर बना हुआ है। सर एक पर्सनल सवाल कि ऐसा कहा जाता है कि रणविजय सिंह लालू यादव के परछाई थे, जब तक आप राजद में रहे लालू यादव के परछाई रहे, तो ऐसी क्या मजबूरियां हो गई कि आपको राजद छोड़ करके जेडीयू में आना पड़ा? उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, इस बात को पहले समझ लीजिए कि हमारी मिट्टी में राजापुर से है, बड़ारा विधानसभा से है, भोजपुर जिले से, तो हमारी मिट्टी में ही ये संस्कार है कि हम लोग जहाँ रहते हैं बहुत ईमानदारी और निष्ठा से रहते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला है, उसी निष्ठा से, उसी ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करने का काम करेंगे। हमारी मिट्टी का संस्कार है। बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चुनाव का माहौल है ना, इस पे हमारा कोई विशेष टिप्पा टिप्पणी नहीं होगा, है ना। ये अब रघुवंश बाबू आईसीयू में एडमिट होते हुए इतनी पीड़ा में उन्होंने अपनी वेदनाओं को जो प्रकट किया, ये किसी से छुपा हुआ। लेकिन सर राजद तो कह रही है कि वो रघुवंश जी का लेटर था ही नहीं। अब पूरा बात हम सुन लीजिए, उस विषय पे फिर दोबारा आते हैं। तो कई लोग वहाँ से हटे, तो इस पे हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, लोग क्यों हट रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। रही बात अभी जो आपने बताया कि वो चिट्ठी नहीं है, तो हम उन लोगों को और इतिहास आने वाले, चूंकि हर एक चीज़ इतिहास में दर्ज हो जाता है,
ये इतिहास कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं कि रघुवंश बाबू की चिट्ठी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के मरणोपरांत राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको अपनी गलतियों को सोचना चाहिए और गलती अगर हो रही है तो उसमें सुधार आना चाहिए। क्योंकि रघुवंश बाबू जैसे जो राजनीति के जो स्तंभ थे उसको उन्होंने अंतिम समय में इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने अपनी वेदनाओं को इस अंतिम समय में कितना कष्ट उनको होगा, शारीरिक कष्ट होगा, आईसीयू में होंगे। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि इस समय भी, अंतिम समय भी उन्होंने अपनी बातों को जनता के बीच में रखने का कार्य किया। और अब वो हमारे बीच नहीं है। हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और आपके माध्यम से तमाम उन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके नाम पर अब वो नहीं है, राजनीति करना बंद कर दें। क्या सच्चाई था, क्या नहीं था, ये पूरे देश को और बिहार के लोगों को पता चल चुका है। अच्छा सर, एक चीज़ और, आपको क्या लगता है राजद से कुछ और विधायक जो है टूट के जेडीयू में आने की प्लानिंग में है? आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से जानकारी होगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो संदेश के जो विधायक थे, वो जो कद्दावर नेता थे विजेंद्र यादव, उनको जब जेडीयू में लाने की प्लानिंग चल रही थी तो उसके पीछे जो भी मास्टर प्लानिंग थी उसमें आपका भी रोल था। इसलिए ये सवाल आपसे लाजमी है। देखिए, जो भी लोग पहले तो हमारे दल में आते हैं, ये विषय पूर्ण रूप से पार्टी का होता है। पार्टी के संगठन के जो लोग हैं, अलग अलग विंग बना हुआ है, ये अलग बात है कि वो हमारे मित्र, पहले से मित्र थे हमारे, और जो भी लोग आएगा, अच्छे लोग आएंगे तो उनका तो स्वागत है ना। रही बात कि कौन लोग आने वाले, कौन लोग नहीं आने वाले हैं, अब जब 2 महीना से तो हम इधर लगे हुए हैं, है ना, और कुछ इसकी जानकारी हमको बोलना शोभा भी नहीं देगा, इसलिए कि ये विषय जो है पार्टी का विषय है ना, इसमें हमारा कुछ बोलना ये नहीं रहेगा। लेकिन जो भी लोग आएंगे, जो अच्छे लोग आएंगे, उनका हमारे पार्टी में शुरू से स्वागत रहा है और आज भी उनका स्वागत है। जी सर, एक और सवाल ओवरऑल है ये कि इस बार का चुनाव हर मामलों से अलग है। इस बार मुद्दे बहुत हैं, जैसे बहुत सारे बर्निंग इशू हैं, गरीबों का मुद्दा, बेरोज़गारी का मुद्दा, और सबसे बड़ी चीज़ कोविड-19 के दौरान जितने माइग्रेंट लेबर थे उनका मुद्दा, जिनको बिहार के सीएम ने वापस लेने से इनकार किया था उस वक्त में। इससे मजदूरों के बीच काफ़ी नाराज़गी है। तो आप जेडीयू को इस समय किस लेवल पे देखते हैं कि इस बार के चुनाव में, क्योंकि राजद भी जो है पूरे युद्ध स्तर पर निकल चुका और बेरोज़गारी के मुद्दे को वो पूरा कैच कर रहे हैं, तो आपके लिए कितनी चुनौतीपूर्ण ये चुनाव है? मतलब आज आरजेडी जो है वो बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनौती दे रहा है। अब 15 साल पहले क्या कर रहे थे वो? लेकिन सर 15 साल से तो जेडीयू का ही शासन है। पूरा बात हमको बोल लेने दीजिए। 15 साल पहले वो क्या कर रहे थे? उस समय बेरोजगारी नहीं थी। छुपा हुआ है कि 15 साल पहले का बिहार क्या था। और रही बात कोविड को लेके, पूरा दुनिया जो है इससे क्या क्या क्षति हुई है छुपा हुआ है। पूरे लोग, ये एक देश और एक चुनाव का मुद्दा है। अब इसको जिनका नाम लिए वो इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं। अरे पूरे देश में इससे तबाही हुई है, तो सब जगह चुनाव हो रहा है, इसको चुनाव से जोड़ दीजिएगा। इसमें लोगों को कम से कम ये समझाना चाहिए। और अब तो मुख्यमंत्री जी जिस समय से लगे, उस समय से कितना जल्दी कंट्रोल हुआ ये चीज़ हमारे प्रदेश में, ये छुपा है। दूसरा, बेरोजगारी को लेकर शुरू से, जब से हर पिछले 10 साल में आप देख लीजिए तो हर एक जगह हमारे जो प्रधानमंत्री जो है वो तो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हर एक जगह दोनों लोग लगे हुए हैं। जो हमारे दोनों मुखिया जो है वो दोनों सब लोग लगा हुआ है कि बेरोजगारी कैसे दूर होगा। तो उनके चाहने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी कि कार्य करने से बेरोजगारी दूर होगी। तो सब लोग लगा हुआ है, सब लोग ठीक है। कोविड को लेके पूरे देश में तबाही हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। उस नुकसान को हम लोग जल्दी भरपाई नहीं कर पाएंगे, है ना। लोगों में ये बात है, इसको चुनाव से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य नहीं था, एक प्रदेश द्वारा किया गया कार्य का ये नहीं था। ये एक नेचुरल जो चीज़ें जो थी ये क्रिएट हुई और पूरा वर्ल्ड उससे जूझा रहा था। पूरे वर्ल्ड में जो है उससे तबाही मची, पूरा वर्ल्ड उसको लेके परेशान रहा। तो इसमें अब बिहार के चुनाव को लेके इसमें कोई जोड़ने की जरूरत तो नहीं है।
सर इस बार का चुनाव जो है विचित्र टाइप का है, ना कोई रैली है ना कोई जनसभा है। कोविड को लेकर बहुत सारी गाइडलाइंस जारी है। इसको लेकर के आप लोग कितनी कठिनाइयाँ आप लोगों को झेलनी पड़ रही है जनता के बीच जाने में? कोई कठिनाई नहीं हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि अब घर घर जाने का मौका मिल रहा है। अननेसेसरी जो लोग है ना भीड़ बना के है ना घूमते थे, लोगों को परेशानी होती थी है ना, अब वो चीज़ ठीक है। चूंकि मेन मुद्दा क्या है, प्रतिनिधि को अपने लोगों तक जाना। चुनाव का समय यही ना इम्पोर्टेंट है ना। वो कार्य चल रहा है, चीज़ें चेंज हुई है, नियम चेंज हुआ है, तो आपस में भी हम लोग लोगों को बता रहे हैं। तो थोड़ा सा कठिनाई है कहीं ना कहीं। हमारे जो बड़े नेता आएंगे तो भीड़ आएगा, उस समय लोगों को रोकना कि आप मत आइए, चूँकि लिमिटेड भीड़ का परमिशन मिलना है, तो उस समय रोकना ये संभव नहीं हो पाया कि आप रुक जाइए। चूँकि जनता है, वो तो हमारे जनता हमारे लिए जो है वो भगवान है, तो हम कैसे रोक सकते हैं अपने लोगों को? नहीं रोक सकते हैं ना, और रुकना भी नहीं चाहिए। तो अब इसके लिए चुनाव आयोग में जब हमारी बात होगी तो हमारा ज़रूर उनसे निवेदन रहेगा कि कैसे इन सब चीज़ों को हम लोग देखें है ना। और अभी जब नॉमिनेशन करने जाएंगे तो हमारी उनसे मीटिंग होगी, तो हम कुछ बातों को हमने पहले से लिख भी रखा है, उनके समकक्ष रखेंगे। लेकिन अब चूँकि चुनाव आयोग का नियम है तो उसको पालन करना ही करना है, सारे नियमों का पालन करना है। उसको पालन करते हुए ही पूरे चुनाव के कार्यों को संपन्न करेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे लोग भी इतने समझदार हो चुके हैं तो उनके सारे कार्यों को मानने का काम करेंगे। सर मार्च के पहले तक दो ही सीएम कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे थे, राजद और जेडीयू। लेकिन इस बार एक नया नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि प्लूरल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। आपको क्या लगता है पुष्पम प्रिया चौधरी से दोनों पार्टियों को किस लेवल का खतरा है? क्योंकि उनका एजेंडा बहुत क्लियर है, उनके पास 2030 तक का ब्लूप्रिंट रेडी है, और वैसा कहती हैं कि ये मेरे शासन की नहीं, इस सबके शासन की बात है। और वो ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा रही हैं कि जो आजकल जो नए नए नेता आ रहे हैं, जो उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, उनके पास वो एजेंडा पहले से क्लियर है। आप उनसे कितनी चुनौती मानते हैं, आपकी पार्टी के लिए भी और दूसरी पार्टी के लिए भी? हमारे मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय हमारे जो विकास पुरुष जो हैं, उनके पास 2050 तक का ब्लूप्रिंट रेडी है। 30 की बात कर रहे हैं, उनके पास 2050 का ब्लूप्रिंट रेडी है, और 15 साल से वो कार्य कर रहे हैं। तो अब इसमें कोई विशेष हमारा बोलना, इसमें उनके जो कार्य उन्होंने जो किया है उसके सामने अब कोई दूसरा आके कोई बोलेगा तो अब उन्होंने करके दिखाया है। अब 2050 तक का ब्लूप्रिंट है। अरे घर घर जो उन्होंने पानी जो पहुंचा दिया, ये लोगों की लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आज उन्होंने जमीन पर करके दिखाया है। ऐसी कई योजनाएं हैं है ना, जो आज जमीन पे आ चुकी हैं। और रही बात ब्लूप्रिंट की, तो 2050 तक का उनके पास ब्लूप्रिंट है ना, उसमें कहीं सोचने की बात नहीं है। और कई बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, इसलिए पूरे बिहार के लोगों का, ये इस जिले की नहीं, पूरे बिहार के लोगों का एक ही चीज़ है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ही होंगे। और दिल्ली से लेके बिहार तक सब जगह मोहर लग चुका है, और सब लोग बढ़ चढ़ के इसका समर्थन भी कर दिए हैं। अब आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। जी सर, अंत में आप बरनाला क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से आप उन्हें अपील कीजिए। हम अपने लोगों से अपील करना चाहते हैं कि पिछले बार जो गलती हुई, जिसके वजह से हम लोग 5 साल पछताएं, वो गलती दोबारा ना हो। सब लोग बहुत शांतिमय तरीके से आने वाला जो 28 तारीख का चुनाव है उसको बहुत धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक इसको संपन्न करने में मदद करें। जो भी नियम है चुनाव आयोग का उसका पालन करें, और बढ़ चढ़ के हमको आशीर्वाद दें, ताकि हम आने वाले समय में आपकी समस्याओं को, आपकी बातों को सरकार के पास पहुंचाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जेडीयू, जय नरेंद्र मोदी जी, जय नीतीश कुमार जी। थैंक यू सर, IB9 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे MLC रणविजय सिंह, जो ये बता रहे थे
कि अगर इस बार जनता ने इन्हें फर्स्ट डिवीज़न से पास करा दिया तो ये अपने क्षेत्र के नौजवानों के लिए, खासकर किसानों के लिए ये बहुत ही बेहतर करेंगे। कैमरामैन धीरज कुमार के साथ रोशन कुमार, IB9.live, बिहार।